तो आप देख रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस कॉन्क्लेव इंडिया डेली पर, और हम लगातार इस कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े दिग्गजों से बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मुझे लगता है जिस अंदाज में, जिस बेबाकी से जी जी मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं जी, और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से मुझे इस कार्य में जुड़ने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कमल जी, जिस अंदाज, जिस बेबाकी और जिस खुशनुमा तरीके से आपने एकदम वेलकम अपने लिए भी किया है, मुझे लगता है यही इसी तरह की तस्वीर हरियाणा के बाकी के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर भी साफ तौर से नजर आती होगी। कमल जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाह रहे हैं, पिछले कुछ वक्त से जो तमाम योजनाएं रखी हैं, आपको ऐसी कौन सी योजनाएं लगती हैं जो वाकई में यहाँ पर मील का पत्थर साबित हुई हो और काफी कारगर साबित हुई हैं हरियाणा में स्वास्थ्य लिहाज से? देखिए, हरियाणा में हमने सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, हमारे हिसार में 200 एकड़ का एयर पट्टी बनी हुई थी। 200 एकड़ में आज हमने उसमें 4000 एकड़ और जोड़ा, फिर 3000 और जोड़ा। आज हमारा वो एयरपोर्ट 7200 एकड़ लैंड में है, जो कि मैं समझता हूं कि न केवल देश में बल्कि एशिया में शायद सबसे बड़ी जमीन होगी। हमने पिछली टर्म में लाइसेंस्ड एयरपोर्ट उसको बनवाया, कुछ उड़ानें शुरू की, बीच में हमने बंद की। वो इसलिए बंद की क्योंकि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नियम था वो पहले विजिबिलिटी का 1500 मीटर का था जी, और उसके बाद जब उड़ान शुरू की तो हमारी एक उड़ान सुबह देहरादून जाती थी, शाम को चंडीगढ़ जाती थी, फिर धर्मशाला जाती थी। लेकिन जब वो 1500 से बढ़कर 5000 की विजिबिलिटी हुई तो हमें वो उड़ान बंद करनी पड़ी जी। अब हमने एक 10,000 फीट का रनवे बनवाया है, उसमें एटीसी भी बना है। उसमें हमने 19 जून को हमने उसको C4 लेवल का एयरपोर्ट का जो लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई किया, 15 लाख रुपए भी जमा करवाए। वो कभी भी 8-10 दिन में उसका लाइसेंस आ सकता है। मुझे लगता है कमल जी, बहुत काबिले तारीफ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी आप हरियाणा को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन चूंकि अगर तो बात स्वास्थ्य की करें, जी सर, स्वास्थ्य की करें, जी जी हाँ, नहीं, मैं एक बात और बता दूं कि हमने यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग यार्ड बनवाया। क्या बात है सर। तो वॉशिंग यार्ड बनवाने से हमारे पास 10-12 ट्रेनें हैं और जुड़ गई, अपने आप ही जुड़ गई, उनके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ा। तो जो कनेक्टिविटी हिसार की थी वो बड़ी आने वाले समय में बहुत अच्छी हो जाएगी। और जहां बहुत जरूरी भी, अगर हेल्थ के लिहाज से भी देखें डॉक्टर साहब, तो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के हिसाब से, कि कहीं आपको जाना है, इलाज करवाना है, फॉरेन में जाना है। लेकिन डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य की दिशा में हरियाणा में क्या काम हुआ है हेल्थ के लिहाज से? मेडिकल फील्ड में आप लोगों ने क्या उपलब्धि हासिल की? मेडिकल फील्ड में यहाँ डॉक्टरों की पिछले समय से बहुत कमी है। हमारे हॉस्पिटल खाली पड़े हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस खाली पड़े हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने एक योजना बनाई और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का प्लान बनाया। और आज मैं आप बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, बड़ी शिद्दतता के साथ कह सकता हूं कि आज 15 मेडिकल कॉलेज हरियाणा में काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी 4 जो मेडिकल कॉलेज हैं वो पाइपलाइन में हैं, वो आने वाले समय में जल्द ही वो भी शुरू होने वाले हैं। तो और हमने जो सिविल हॉस्पिटल यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 4 जगह आईसीयू शुरू किया, यानी कि जो कार्डियक केयर यूनिट है उसको भी शुरू किया हमने। 6 जगह जो पीडियाट्रिक्स, जो नवजात शिशु होते हैं, जो कम वजन के शिशु होते हैं, उनका भी इलाज अच्छी तरह से हो, ये सुविधाएं सिविल हॉस्पिटलों में पहले नहीं होती थी, अब होने लगी। हमने बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे CSC, PSC, सिविल डिस्पेंसरीज ये भी बनाने का काम किया और वो शुरू करने का काम किया। कमल जी, एक और बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके लिए कई बार ये लोगों की शिकायतें होती हैं कि उनके इलाज सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होते, और यही वजह होती है कि मजबूरन उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाना होता है, जो एक आम व्यक्ति के लिए, मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए, गरीब के लिए उसका खर्चा वहन करना बहुत मुश्किल है। तो क्या ऐसी भी कुछ योजनाएं हैं सरकारी अस्पताल में? क्या वो तमाम सुविधाएं शुरू हो रही हैं? आयुष्मान योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हमने 1,20,000 जो सेंटर की पॉलिसी थी
जी। उसमें 1,20,000 से जिनकी सालाना आय कम थी उनको हमने आयुष्मान का लाभ दिया। लेकिन हमने एक चिरायु योजना चलाई हरियाणा में। हमने 1,20,000 से कम आय वाले को तो 5 लाख का हेल्थ बीमा दिया ही दिया, लेकिन हमने चिरायु योजना के तहत 1,80,000 तक के परिवारों को, लोगों को आयुष्मान का लाभ देकर उसको चिरायु योजना में रखाया। और हमने लगभग 2,000 करोड़ रुपया जी। जो लोग बीमार हुए उनको देने का काम किया। ये ऑन रिकॉर्ड है जी। तो और सिविल हॉस्पिटल्स में भी आज के दिन जो आप ओपीडी की संख्या देखेंगे, आज के दिन जो आप जो सॉरी एक्सक्यूज मी, आज के दिन आप देखेंगे, हमारे अगर डेटास देखेंगे तो ये डाटा पिछले 10 सालों में डबल से भी अधिक एंट्री होने लगी, लोग आने लगे, डिलीवरी केसेस हॉस्पिटलों में होने लगे। ऐसी बहुत चीजें हैं जो कि आंकड़ा इस बात को स्पष्ट करता है कि लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आने लगे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि हरियाणा से भी लोग इलाज कराने के लिए पंजाब जा रहे हैं, पंजाब का मेडिकल फैसिलिटी इतना अच्छा हो गया है। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। क्या इसमें कोई सच्चाई नहीं है? कोई कुछ भी कह दे, किसी का क्या जाता है। वो एक अलग बात है कि डबवाली के लोग हैं, वो पंजाब से सटता है। पंजाब में जो बठिंडा जिला है, अब जिला बठिंडा में डबवाली से हो सकता है स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा हो, तो जो साथ के हैं, साथ के जहां हमारे बड़े जिले हैं तो लोग हमारे पास आते हैं, जहां उनके बड़े जिले होंगे या बेटर फैसिलिटी होगी तो लोग वहां जाएंगे। ये एक भौगोलिक परिस्थिति है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। सर, एक और अहम सवाल है, क्योंकि एक डेटा, एक ऐसी रिपोर्ट भी थी जिसमें खासतौर से नशे का जिक्र किया गया, और उस डेटा में चाहे बात पंजाब हो या हरियाणा, उसमें एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं उससे प्रभावित होते हैं। सर, क्या हरियाणा सरकार की भी तरफ से क्या ऐसी कोई योजनाएं हैं रिहेबिलिटेशन, डी एडिक्शन को लेकर जो इस समस्या का निजात हमारे जो एरिया पंजाब से सटे हैं जी, ये नशे की जो लत है ये पंजाब में बहुत है, उससे इन्फिल्ट्रेट होकर हरियाणा में आई है। हमने जो बॉर्डर के हमारे एरियाज हैं, हमने एक ज्वाइंट कमेटी बनाई है। हमने पुलिस के साथ, हेल्थ के साथ, एक्साइज के साथ, और हमने पंजाब के साथ भी और राजस्थान के साथ भी ज्वाइंट हमने इस अभियान को ले रखा है और इसको दूर करने का काम हम कर रहे हैं जी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इंडिया डेली के हेल्थ एंड वेलनेस कॉन्क्लेव में आप जुड़े और आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए हम कामना करते हैं कि हर कोई जो है वो स्वस्थ हो, निरोगी हो। और वैसे भी कहा जाता है ना, सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया। तो कहने का मतलब ये कि सब सुखी रहे और सब निरोग रहें। अगर आप निरोग रहेंगे तो उससे बड़ा धन कोई और हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल, और इसी निरोगी काया आपको कैसे आपको पाना है, यही हम बता रखे हैं। हमारे साथ में कई डॉक्टर्स, अलग अलग विभागों के प्रमुख और साथ ही कई अलग अलग प्रदेशों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। इसी तरह से एक और हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ने जा रखे हैं जिनका नाम है डॉक्टर विवेक शंकर, जो कि ऑर्थो डिपार्टमेंट के एम्स से उनके प्रमुख हैं, चीफ हैं। जी डॉक्टर विवेक, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली के इस हेल्थ एंड वेलनेस कॉन्क्लेव में। आपका बहुत तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। हमने एक इनिशिएटिव लिया, हमने सोचा कि इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनके हेल्थ पर कोई खुलकर बात नहीं करता है। इस देश में 10,000 लोगों पे एक डॉक्टर है, इस पर कोई खुल के बात नहीं करता है। ये कभी चुनाव में मुद्दा भी नहीं बनता है, ये कभी सियासी मंच पे इसका जिक्र भी नहीं होता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो एसेंशियल है, बहुत जरूरी है। जैसे हवा पानी जरूरी है, वैसे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य के ऊपर बात होनी भी बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, भारत के आप स्वास्थ्य को डॉक्टर्स के लिहाज से, मेडिकल फैसिलिटी के लिहाज से आप कहां देख रहे हैं? सबसे पहले इस पर आपका रिमार्क चाहेंगे। डॉक्टर्स के लिहाज से और मेडिकल फैसिलिटी के लिहाज से हमारा देश काफी अच्छा कर रहा है। अगर आप कई अलग अलग पैरामीटर्स में भी देखें तो हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, इसीलिए हमारे देश में हेल्थ टूरिज्म है। जहां हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी वहां हेल्थ टूरिज्म नहीं हो। तो अगर आप हेल्थ फैसिलिटी की बात करें तो हमारे देश की हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, गवर्नमेंट एंड बोथ प्राइवेट आर वेरी गुड।
फैसिलिटी के अलावा जो जो डॉक्टर्स के जो स्किल सेट होते हैं वो अच्छे हैं, इसीलिए टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म यहाँ पे। तो डॉक्टर्स की क्वालिटी, डॉक्टर्स की हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में कोई कमी नहीं है। सर, हम ऑर्थो के सवाल पर मैं आऊं, लेकिन उसके पहले, क्योंकि आपने डॉक्टर्स की क्वालिटी और उसका जिक्र किया, लेकिन पिछले कुछ वक्त से हमारी जो खास मेहमान जुड़े हैं, अलग अलग प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री भी जुड़े, एक कॉमन समस्या जरूर नजर आती है, वो है डॉक्टर्स के शॉर्टेज की, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के शॉर्टेज की। अस्पताल तो हैं, मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके हिसाब से डॉक्टर्स की जो कमी है वो जरूर एक बड़ी समस्या है, ये आप भी मानते हैं, और उसकी वजह क्या है और कैसे रिजॉल्व हो सकता है ये वजह, डॉक्टर्स, हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़नी चाहिए। बट आई थिंक दिस इज अ पॉलिसी मैटर, आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दिस। ओके, जी, ठीक है। डॉक्टर साहब, ऑर्थो के ऊपर देखें इस देश में तो आप देखेंगे कि हड्डी जनित रोग आफ्टर सर्टेन एज बहुत ज्यादा होती है। गांव में महिलाओं को बहुत इश्यूज होते हैं, महिलाओं को हर जगह आप एक सर्टेन एज के बाद बोन्स का इशू देखते हैं। ये कैसे डेवलप होता है और इसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? तो गांव में और शहरों में महिलाओं में जो हड्डियों की समस्या होती है वो ऑलमोस्ट बराबर होती है। इनफैक्ट गांवों में जो समस्या होती है कम होती है शहरों में महिलाओं की समस्या से। अच्छा। के बनस्पत में जी। क्योंकि गांव में लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो धूप का सेवन ज्यादा करते हैं, तो उनमें कैल्शियम और विटामिन डी की उतनी कमी नहीं होती है। इतने शहर में जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, जो कि ज्यादा देर तक एसी में रहते हैं, उनको धूप नहीं मिलता है, उनमें होती है जी। अगर परेशानी की बात करें, जो समस्याएं हैं उनकी बात करें, तो बढ़ती उम्र के साथ में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया होना, घुटने का खराब होना, कमर में दर्द होना, ये सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है। गर्दन में दर्द होना और गठिया की बीमारी, ये सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है। महिलाओं की बात करें अगर, तो बाय एंड लार्ज, और उसमें जो परेशानी है वो हमारे देश की महिलाओं का हाइट भी थोड़ा कम होता है और वो अपना ख्याल भी कम रखती हैं, क्योंकि वो परिवार का ख्याल रखने में ज्यादा समय निकालती हैं। तो वो एक्सरसाइज कम करती हैं, अपना ख्याल कम रखती हैं, अपने खान पान का ख्याल कम रखती हैं। तो समय के साथ में जब मेनोपॉज का समय आता है, उस समय हार्मोनल चेंजेस होता है, और उन हार्मोनल चेंजेस होने के कारण उनकी हड्डियों पर बहुत खास असर पड़ता है। जी। इस खास असर का जो परिणाम होता है वो कमर में दर्द होना सबसे पहले, और घुटने में दर्द होना, घुटना खराब होना, पाँव में दर्द होना, टिटनी होना, जैसे बोलते हैं कि मसल में पेन हो रहा है, रात में बहुत दर्द हो रहा है मांसपेशियों में, ये होता है। इसके लिए उनको शुरू से ध्यान देना चाहिए। 35 साल की उम्र से अगर 45-50 साल की उम्र पर तक आप अपना ख्याल ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, धूप का सेवन करें, कैल्शियम और विटामिन डी लें, और व्यायाम जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप वो रेगुलरली करें तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है, इनको डेवलप होने से रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं इसी में ऐड करना चाह रहा था। हमारे देश में एक बड़ा कॉमन सा चलन है सुबह सुबह उठ के खाली पेट चाय पी लेना। महिलाएं खासकर इसको ज्यादा फॉलो करती हैं। मेरी मदर भी सुबह सुबह उठेंगे, सबसे पहले उनका काम है उनको एक कप चाय चाहिए। क्या इससे बोन इफेक्ट होता है, इससे बोन डेंसिटी इफेक्ट होती है, या फिर हड्डियों की कमजोरी आती है? ऐसा कोई स्टडी तो नहीं हुआ है अभी तक कि सुबह सुबह चाय पीने से बोन इफेक्ट होता है या नहीं होता है जी। पर सुबह सुबह पानी पिए, नींबू पानी पिए, चाय भी पीते हैं लोग, वो पिए, पर सुबह सुबह कुछ खाएं, क्योंकि रात भर जब आपका पेट खाली हो जाता है रात भर में, तो सुबह में ब्रेकफास्ट, जो सुबह का नाश्ता होता है, वो अच्छा, भरपूर और पौष्टिक नाश्ता करना जरूरी होता है। आपका जो क्वेश्चन है, वो लोग सुबह में चाय पीते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, खाली पेट, उसके कारण नुकसान होता है उनको, बिल्कुल उसके कारण परेशानी होती है उनको। तो सुबह में आप चाय पिए, लेकिन साथ में नाश्ता करें, अच्छा डॉक्टर साथ में नाश्ता करें जी।
डॉक्टर विवेक, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, आज के वक्त में जबकि लोग बहुत अवेयर हैं, वो योगा की तरफ, एक्सरसाइजेस की तरफ, बाकायदा डाइटिशियंस हैं, उसके को लेकर डाइट प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आजकल एक नया चलन ये हो गया 30 इज अ न्यू 80, यानी कि 80 की साल में की उम्र में जो परेशानियां होती थी, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द या कोई बाकी और कोई प्रॉब्लम है, वो आजकल 30 की उम्र से शुरू हो जाती है। इसकी क्या वजह मानते हैं सर, और उससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब थोड़ा विस्तार में देना चाहूंगा। जरूर सर। क्योंकि सिर्फ 40 इज द न्यू 80 नहीं है, आजकल तो 15 इज द न्यू 30 हो गया। बच्चों में भी ये परेशानी आ रही है और इसका मैं अलग से जवाब दूंगा आपको। पर जहां तक ये बात है कि जो परेशानी है जो पहले होती थी 70 साल में, 80 साल में, वो अब परेशानियां बहुत जल्दी 30 साल 40 साल में आने लगी हैं। वो इस कारण से है कि हम अपना ख्याल ठीक से नहीं रखते। जैसे आपको शुरू में बताया मैंने, शहरों में ही बहुत ज्यादा लोगों को, ज्यादातर टेबल पर, चेयर पर बैठ के काम करते हैं, वो व्यायाम नहीं करते, उनका पोस्चर गलत होता है। वो आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हो गया है। पहले वर्क फ्रॉम होम नहीं था तो कम से कम थोड़ा दूर चलते थे, वन फ्लाइट ऑफ एक तल्ला या 2 तल्ला सीढ़ी चढ़ते थे, एक्सरसाइज होता था। ऑफिस में रहते थे तो जाकर के बैठते थे, अपने चेयर पर काम करते थे, फिर कहीं जाके मिलते थे, बात करते थे। वर्क फ्रॉम होम में स्क्रीन के सामने बैठ के, बेड पर बैठ के, स्क्रीन के सामने बैठ के वो काम करते हैं, उसके कारण भी परेशानी बढ़ गई। ये तो एक एस्पेक्ट है कि एक सेक्ट जो कि ऑनलाइन काम करने वाले हैं वो परेशान होते हैं। दूसरा, जो ऑनलाइन काम नहीं करते हैं उनमें भी चलन ये है कि मोबाइल फोन को देखते रहते हैं, उसमें कुछ कुछ चलाते रहते हैं, वो रील्स चलते रहते हैं उनकी। उसके कारण गर्दन में और अपर बैक में लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। तो आपका जिस प्रकार से दिनचर्या चेंज हो रहा है, जी, उसी प्रकार से आपकी परेशानियां आ रही हैं। बिल्कुल। इसका दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कभी आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, 8 साल पहले बच्चों में ऐसी परेशानियां नहीं देखते थे। बच्चे कमर की दर्द के लिए, अपर बैक पेन के लिए बहुत कम आते थे, और उनमें अगर हम बच्चों में देखते थे तो उस समय हमें लगता था कि ये तो कोई इन्फेक्शन है, टीबी की बीमारी है, उसको हम रूल आउट करते थे। आजकल ओपीडी में छोटे छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे आते हैं कमर के दर्द के लिए, और वो प्राइमरी रीजन उसका ये है कि वो गलत ढंग से बैठते हैं, मोबाइल फोन देखते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, खेलने नहीं जाते, जी, पार्क में नहीं जाते, साइकिल नहीं चलाते। इसके कारण उनका जो दिनचर्या चेंज हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं। यस, तो उसके कारण ये परेशानी तो अभी छोटी है। जब यही बच्चे जब बड़े होंगे, ये जो सेगमेंट है हमारा 10 साल से 20 साल का जो आजकल घर में बैठा हुआ है, ये जब बड़ा होगा तो इसमें परेशानी और बढ़ के आएगी। और ये एक पूरा जनरेशन है, और एक बहुत, मुझे लगता है आपने एक बहुत गंभीर सिचुएशन की तरफ इशारा किया। एक पूरा जनरेशन है जो इस दौर से निकलेगा और फिर आगे शिफ्ट होगा, तो उसके साथ वो प्रॉब्लम्स और बड़ी हो सकती है, और ये भी देखना होगा हमें। अभी डॉक्टर विवेक, आपने वक्त निकाला, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत गंभीर इशू पर बातचीत की और उसको उठाया भी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका तहे दिल से, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।